हेलो दीपांशु भारद्वाज जी, राम राम जी। चल नहीं रही है। कोमल जी सर, टाइप ऑफ इकोसिस्टम दो चल नहीं रही है, ईवी की चल नहीं रही है, मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डियर दीपांशु, मेरे ख्याल से वही पढ़ा रहा हूँ भाई। सर, टाइप ऑफ इकोसिस्टम की सेकंड क्लास ओपन नहीं हो रही है। ओपन नहीं हो रही है राहुल, एक मिनट रुको, फिर मैं पूछता हूँ। वेरी गुड इवनिंग डियर सुमन। होता है डियर दीपांशु, होता है बच्चे। राम राम जी, मोहित खिच्चर जी एंड राजेश जी, राम राम। ओके, तो सबसे पहले तो ईवीएस की जो सेकंड क्लास नहीं चल रही है, मैंने मैनेजमेंट को बोल दिया है, वो अपने लेवल पे देख लेंगे। ठीक है, वो चल जाएगी, दैट्स नॉट अ बिग डील। यही वजह है कि थोड़े से ऑनलाइन या जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो थोड़े से बेनिफिट्स हो जाते हैं। नहीं तो फिर है ना, बैठे रहो, अरे सर चल नहीं रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो जितनी जल्दी क्लास कर लिया जाए उसका फायदा होता है। ऑनलाइन में तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। खैर, जो लास्ट जो टॉपिक था, इकोसिस्टम, फर्स्ट इकोसिस्टम हम लोग देख रहे थे, वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि एक बार आइडिया लग जाए कि हम एक्चुअली में पढ़ क्या रहे थे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, एक्चुअली दो टाइप के इकोसिस्टम पढ़ते थे हम लोग, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब जो जमीन पे, और एक्वेटिक जो पानी पे। नहीं, ये दीपांशु भारद्वाज जी, ये कम से कम पांचवी या छठी क्लास है। ठीक है, फर्स्ट क्लास नहीं है ये। तो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है, उसमें हम तीन तरह के इकोसिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड, फिर डिजर्ट। जिसमें हमने फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है वो खत्म कर लिया है, जिसमें एवरग्रीन, डेजर्टियस और कॉनिफेरस तीनों के बारे में हमने बात की। तीनों के बारे में मतलब, सबसे पहले तो ये कहाँ आपको मिलती है, दूसरा जहां ये मिलती हैं वहां पर जलवायु कैसा है। डियर राजेश, इसको एक बार मैनेजमेंट को पॉइंट करना बच्चे। जो भी क्लास आपकी नहीं चल रही है ना, एक बार उनको ये बता दो तो वो एड्रेस कर देंगे। 31 तारीख की मतलब वो इकोसिस्टम वाला सेकंड पार्ट होगा, तो वो बोल दिया है, वो चल जाएगा। दूसरा, इसकी वेजिटेशंस कहाँ है, मतलब जलवायु क्या है। दूसरा, यहाँ पर कैसी वनस्पतियां मिलती हैं। तीसरा, यहाँ पर जीव जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लोरा एंड फोना कैसा मिलता है। मेन कारण बस इन तीन चार शब्दों में खत्म करते हैं। उसी तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो आज कौन सा चलेगा, ग्रासलैंड चलेगा। ग्रासलैंड। डियर कोमल, वो तो आपकी प्रॉब्लम है बच्चे। आप लोग पढ़ते नहीं हो, ऑनलाइन आते ही नहीं हो, आपको सोचते हो कि भाई वो तो रेडीमेड मिल ही जाएगा। कई बार आ जाती है गड़बड़ी। अगर वो नहीं किया है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उससे कनेक्टिविटी इसकी होती है। बस फिलहाल के लिए इतना ध्यान में रख लो। अच्छा, पिछली क्लास नहीं चली है, उससे पिछली क्लास तो चली है, क्योंकि हमारे इकोसिस्टम जो है ये आज का तीसरी क्लास है, ये आज हमारी है कि नहीं, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की। इसका मतलब फर्स्ट क्लास पे ही मैंने आपको ये बता दिया था। इसका मतलब सेकंड क्लास में हमने ये पढ़ा था, और जो सेकंड क्लास में ये पढ़ा था तो वो आपका मिस है। और खासकर डेजिडियस और कानिफेरस, क्योंकि एवरग्रीन तो हमने कर लिया था। तो आज जो चलेगा वो ग्रासलैंड चलेगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो हमारी है। और ग्रासलैंड में भी यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो सवाना है, फिर टेम्परेट है, और फिर अल्पाइन है। सवाना जिसे हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहते हैं, टेम्परेट जिसे स्टेपी कहते हैं, और अल्पाइन जिसे मर्ग कहते हैं, जिसे आप भारत में गुलमर्ग और सनमर्ग पढ़ते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं राजेश जी, वो हो जाएगा शॉर्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर डिजर्ट्स में हमें दो पढ़ते थे, दो पढ़ेंगे, हॉट डिजर्ट्स एंड कोल्ड डिजर्ट्स। खत्म यहाँ तक की कहानी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रासलैंड की। तो इस ग्रासलैंड को थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी आए। सीधे चलता हूं मैं अपने पेज नंबर 30 पे। टॉपिक कौन सा है? ग्रासलैंड्स। सर इसे ग्रासलैंड क्यों कहते हैं, समझाओ बच्चे। ये है हमारा अफ्रीका, यहां ले लेता हूं मैं। ये है ग्रेट अफ्रीका, ठीक है। डियर दीपांशु भारद्वाज जी, पहली क्लास देखो, छठी या 7वीं क्लास में आकर के पूछोगे कि कितने क्वेश्चन आते कितने नहीं आते, वो किसी को नहीं पता है। सिलेबस देखो, सिलेबस जो है उस पर हम बात कर रहे हैं क्योंकि नई चीज है आ रही है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है। जो नया सिलेबस पैटर्न है मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। किसी को नहीं पता कितने क्वेश्चन आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे ये नहीं भी पता, सिलेबस दे दिया है, करना पड़ेगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, पहली क्लास देखो ताकि थोड़ी बहुत जो क्लैरिटी है वो आ जाए। आप सीधे 5वीं छठे में आ जाओगे तो समझ नहीं आएगा कि यहाँ चल क्या रहा है। इसलिए पहले जो प्रीवियस जो है 3-4 क्लास 5 क्लास मेरे ख्याल से हैं, उसको खत्म करो फिर यहाँ आओ, तो मेरे ख्याल से ज्यादा ठीक रहेगा। रादर देन यहाँ पर आप लोग जब ज्यादा सवाल जवाब करोगे तो मैं ज्यादा सवाल जवाब एड्रेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लेट हैं। बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे हमारी एक पवन है जिसे व्यापारिक पवन कहते हैं। ज्योग्राफी में पहले ये होता था, हम लोग करते थे, अब उन्होंने ज्योग्राफी से इस पार्ट को हटा दिया है। तो जब ये पवन बढ़ेगी तो यहाँ बताओ क्या है? यहाँ है आपका महासागर। कौन सा महासागर? यहाँ है सर हिंद महासागर। तो एक बात बताओ, ये पवनें जब हिंद महासागर के ऊपर से जाएंगी तो क्या नमी लेकर के जाएंगी? नमी उठाएंगी? हाँ, नमी उठाएंगी। और अगर ये नमी उठाएंगी तो क्या आगे बढ़ने के दौरान जो अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, या ये कह लीजिए जो कॉन्टिनेंट का पूर्वी हिस्सा है, जो महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है, क्या वहां पर बारिश करेंगे? ये सोचो। हाँ सर, वहां पर बारिश करेंगे। इसका मतलब है कि अगर वहां बारिश हो रहे हैं तो वहां पर क्या मिलने वाले हैं? वहां पर अच्छी खासी बारिश होगी तो यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकते हैं। सोच को देखो, अगर बारिश वहां हो रही है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वहां पर मिल सकते हैं, या हरियाली वहां पर ज्यादा होगी। लेकिन जैसे ही वो पवन आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के दौरान जैसे ही वो बीच में पहुंचेगी, आप खुद सोच के देखो, क्या बीच में ज्यादा बारिश होगी पूर्व के हिसाब से? आंसर इज नो। इसलिए ये एक कॉन्टिनेंट है, ये एक महाद्वीप हिस्सा है। महाद्वीप यानी पूरा जमीनी हिस्सा। और अगर ये महाद्वीप है तो आपको बारिश जो है कहां देखने को मिलेगी? बारिश आपको पूर्वी हिस्से में देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पवनें बार बार अपने साथ क्या लेकर के आ रही है? नमी। तो नमी लेकर के आ रही है तो बारिश जो है यहाँ पर बहुत होगी। बारिश अगर बहुत होगी तो क्या होने वाला है? बारिश अगर बहुत ज्यादा होगी तो सर यहाँ पर वेजिटेशंस बहुत ज्यादा होंगे, पेड़ पौधों की जो अधिकता है वो बहुत ज्यादा होगी। बोलो हाँ या ना? लेकिन जैसे ही ये पवन आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे मतलब सेंटर में, ये है पूर्वी हिस्सा किसका? महाद्वीप का। ये है महाद्वीप का सेंट्रल हिस्सा और ये है महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा। तो सेंटर में क्या बारिश होगा? होगा सर, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। इसके मुकाबले कम होगा और इसके मुकाबले बहुत ज्यादा होगा। पश्चिम के मुकाबले बहुत ज्यादा, लेकिन पूर्व के मुकाबले बहुत कम। इस वजह से यहाँ पर पेड़ पौधे जो होंगे सर वो बहुत बड़े नहीं होंगे। यहाँ जो पैदा होगा उसको हम लोग कहेंगे ग्रासलैंड्स, हम कहेंगे ग्रासलैंड्स। यानी यहाँ पर सर जो पेड़ पौधे भी होंगे, लगेगा कि वो पेड़ है लेकिन वो भी ग्रास की कैटेगरी में आता है, घास की कैटेगरी में आता है। इसे हम लोग घास भूमियां बोलते हैं। समझ में आई कहानी? क्यों इसे ग्रासलैंड कहा जाता है? क्योंकि ग्रासलैंड
इसलिए कहा जाता है बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती। साफ है, बारिश बहुत ज्यादा नहीं होगी तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलने वाले हैं उनको पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी, जितनी भी पानी की अवेलेबिलिटी होगी उस पानी को ही वो उसी हिसाब से यूज करेंगे। यही वजह है कि यहाँ पर जो वेजिटेशंस होगी वो घास भूमियां होंगी, बड़े बड़े घास होते हैं। नाम क्या है इस ग्रासलैंड में? जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है सवाना। पहला है सवाना यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। और डियर जी एक बात बताओ, सवाना ग्रासलैंड अगर आप पढ़ रहे हो, दुनिया में जितनी भी, दुनिया छोड़ो, बीबीसी अर्थ हो, नेशनल ज्योग्राफी हो, डिस्कवरी हो, इस पे आप जो देख रहे हैं जीव जो हंटिंग कर रहे हैं, मान के चलो कि अगर आप कोई चीता देख रहे हो जो विल्ड बिस्ट को खा रहा है, तो ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्री होती हैं 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो डॉक्यूमेंट्री इसी सवाना क्षेत्र में होती है। दुनिया के सबसे बड़े ग्रासलैंड का हिस्सा है, ओपन ग्रासलैंड का हिस्सा है, बड़ी बड़ी घासें मिलती हैं, और यहाँ पर जो जीव मिलेंगे उनको छुपने के लिए जगह होती है। इसलिए आप कभी भी कोई डॉक्यूमेंट्री देखो ऐसी चैनल की, डिस्कवरी वगैरह की, तो आप देखना जो ये जीव होते हैं, खासकर चीता वगैरह हो गया, लेपर्ड वगैरह हो गया, ये है ना ऐसे छुपे हुए बैठे रहते हैं, समझ रहे हो? ये उस घास में छुपे हुए बैठे रहते हैं ताकि किसी को दिखे ना। जैसे ही शिकारी आया ये भागते। और ऐसा सबके साथ होता है, सिर्फ शिकार करने वाले के साथ नहीं होता, जो शिकार होने वाला है वो भी घास में छुप करके अपने आप को बचाता है। इसलिए यहाँ बड़ी बड़ी घास होती हैं, ये इतनी बड़ी घास होती हैं कि बाकायदा कुछ घास को हम लोग यहाँ पर एलिफेंट ग्रास भी बोलते हैं, ये इतने ऊंचे होते हैं घास। यहाँ जो पेड़ मिलेंगे वो पेड़ भी पेड़ ना होके दिखेंगे वो पेड़, लेकिन कैटेगरी उनकी घास की होती है। ठीक वैसे जैसे बंबू, बंबू मतलब बांस, बांस जो है वो पेड़ नहीं है, वो घास है, वो ग्रास की कैटेगरी में आता है, उसकी कैटेगरी ग्रास की। अंडरस्टूड? इसी तरीके से यहाँ जो भी वेजिटेशंस मिलेंगे उसकी वेजिटेशंस की कैटेगरी क्या होगी? घास की होगी, इसलिए ग्रासलैंड। लेकिन जैसे ही ये विंड्स आगे बढ़ेगी, अब सोच के देखो क्या आगे बढ़ने के दौरान ये बारिश करेंगे? नो सर। जैसे ही पश्चिम तक पहुंचेगी ये विंड्स, इनके अंदर नमी खत्म हो चुकी होगी, और नमी खत्म हो चुकी होगी, इसलिए महाद्वीप का जो पश्चिमी हिस्सा है वो टोटली क्या दिखेगा आपको? टोटली सर ये हिस्सा डिजर्टिक दिखेगा, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मरुस्थलीय हिस्से दिखेंगे। ये है बेटा जी मरुस्थल। इसका मतलब ये है कि जो आपको पश्चिम में मरुस्थल दिखेंगे किसी भी महाद्वीप के, वो क्यों दिखेंगे? सबसे पहला आप बोलोगे कि सर जो ये ट्रेड विंड है, जो व्यापारिक पवन है, जो ये पवन आ रही है, ये व्यापारिक पवन पश्चिम तक जाते जाते उनमें नमी कम हो जाती है, नमी कम हो जाती है, वो बारिश नहीं करती, और बारिश नहीं करती, यही वजह है कि पश्चिम का हिस्सा क्या हो जाता है? मरुस्थल बन जाता है। तो ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका के पश्चिम में यहाँ पर आपको कौन सा मरुस्थल दिख रहा है? यहाँ पर सर जो मरुस्थल दिख रहा है उसको मैं कहता हूं सहारा। इसी तरीके से ये वाला जो व्यापारिक पवन है जो इक्वेटर से नीचे है, जब ये चलती है तो अफ्रीका के दक्षिण में पश्चिम में यहाँ पर भी एक मरुस्थल देखने को मिलेगा जिसे मैं कहूंगा कालाहारी। तो अगर आपसे सवाल ये आ जाए कि बताइए किसी भी महाद्वीप के पश्चिम में ही आपको मरुस्थल क्यों दिखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है डियर राजेश कि हाथी नहीं दिखेंगे इस ग्रास में, हाथी तो दिखेंगे, लेकिन घास की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उन घास को हाथी घास या एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। हाथी नहीं दिखेंगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाथी भी उस घास में छिप जाते हैं। ग्रास बहुत ऊंचे होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे एलिफेंट ग्रास बोल देते हैं। तो कालाहारी जो मरुस्थल है, जो सहारा मरुस्थल है, डेफिनेटली ये कहाँ है? पश्चिम में। क्यों है? क्योंकि सर ये पवनें पूर्व में ज्यादा बारिश करती हैं, बीच में बहुत कम करती हैं, और बाहर की तरफ सबसे कम। इसलिए यहां पर जो बायोम बनेगा, आप समझिए, ये जो बायोम है, इस बायोम को हमने क्या नाम दिया है? इस बायोम को नाम दिया है हम लोगों ने डिजर्ट्स या डिजर्टिक इकोसिस्टम। समझ में आया? ये वाला जो सिस्टम, ये वाला जो सिस्टम, इसे हमने क्या नाम दिया था? फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और ये वाला जो है इसे हमने क्या नाम दिया है? ग्रासलैंड्स। और उस ग्रासलैंड में भी कौन सा है? सबसे पहले सवाना। जो आप डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो, मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्रीज सवाना में, ये समझ लीजिए 100 में से 90 डॉक्यूमेंट्री सवाना की होती है। तो जो हंटिंग वगैरह देखते हैं, जो एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं, वो सवाना में ही होता है। यही वजह है कि मैंने आपको ना पहले या दूसरे सेशन में बताया था कि जो इंडिया में चीते लाए गए हैं, दरअसल उनके साथ एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको बहुत बड़ा इलाका देना है, और वो भी खुला, मतलब उनको ग्रासलैंड चाहिए। ठीक है डियर राजेश, आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए उस पर बात नहीं करेंगे। आप जो सवाल कर रहे हो वो ज्योग्राफी का है, जो सवाल कर रहे हो वो ज्योग्राफी का है। और कनाडा में बारिश और अमेरिका में बारिश ज्यादा नहीं होती। ये मत कहो कि कनाडा और अमेरिका में बारिश ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा बारिश
इक्वेटर पे होती है। ये नहीं पता कि किसने बताया आपको कि कनाडा और अमेरिका में ज्यादा बारिश होती है। सबसे ज्यादा बारिश दुनिया में जो होती है वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है। यही वजह है कि वहां पर आपको कौन से रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे थे। डियर जी, राजेश जी, थोड़ा सा रिवीजन करो। पिछले सेशंस में जब एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट स्टार्ट किया था उस समय मैंने बताया था आपको क्यों वहां पर आपको ज्यादा मिलते हैं, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं कनाडा अमेरिका में ज्यादा क्यों होता है। यूज करो इसका। सवाना, इसका मतलब है कि सर यहां पर बिग हंटिंग ग्राउंड है, इसलिए सवाना को बिग गेम कंट्री भी कहा जाता है। यानी बड़े जानवर या छोटे जानवर जो भी हैं उनके लिए एक पूरा खेल का मैदान है। तो यानी पूरा बिग गेम कंट्री या बिग गेम रीजन या बिग गेम एरिया, जो आप कहना चाहो वो करो। समझ में आया? तो सवाना रीजन जो है वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रीजन्स में है हंटिंग के अंदर, मतलब जो सिस्टम तैयार होता है इन एनिमल्स का वो सवाना में बहुत ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको सवाना लैंड पकड़ना है तो सवाना लैंड आपको सेंटर में दिखेगा, यानी ये एक ग्रास लैंड है। क्लियर? सर इस सवाना को हम लोग कई बार है ना सुनते हैं कि इसे सुडान भी कहते हैं। सवाना ना बोल करके इसे सुडान इकोसिस्टम भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इकोसिस्टम सबसे बेस्ट कहां डेवलप होता है, ये इकोसिस्टम सबसे बेस्ट डेवलप होता है सुडान के अंदर, इसलिए इसे सुडान इकोसिस्टम भी कहते हैं। अगर मैं पूरी दुनिया के हिसाब से सवाना जो बायोम है अगर वो तैयार करने लग जाऊं तो पूरी दुनिया में आपको सवाना बायोम कहां देखने को मिलेगा? ओके, जो आपको तस्वीर में दिख रही है मतलब ये पूरी दुनिया में आपको कहां कहां दिखेंगे, ये आपको यहां दिखेंगे। अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो डियर जी ये कहाँ है? ऊपर वाला हिस्सा जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो 30 डिग्री साउथ है। इसका मतलब ये एग्जैक्टली इक्वेटर पे नहीं है। क्यों? एग्जैक्टली इक्वेटर पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर जाना है और इक्वेटर से थोड़ा नीचे जाना है, तो ऊपर और नीचे की तरफ जो आपको दिखेंगे उसी को हम लोग सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सर ये मुझे अफ्रीका के में देखने को मिलेगा, ये सेंटर में है। अब आप ध्यान से देखो, ना तो ये पूर्व में है ना ये पश्चिम में, ये एक्चुअली में सेंटर में है। अफ्रीका, ये दुनिया में सबसे बेस्ट डेवलप कहाँ होते हैं? ये दुनिया में सबसे बेस्ट डेवलप होते हैं सूडान में, तो इसलिए इसे सूडान बायोम या सूडान इकोसिस्टम, और इसे सवाना क्यों कहते हैं? क्योंकि सूडान के पास ही आपको यहाँ पर पूरा का पूरा एक सवाना ग्रासलैंड दिखेगा, एक, या कह लीजिए वहां ये बेस्ट डेवलप होते हैं, इसलिए इसे सवाना ग्रासलैंड कहते हैं। तो इसका मतलब सवाना ग्रासलैंड आपको कहाँ दिखेगा? इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, यानी भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर, भूमध्य रेखा के थोड़ा नीचे। अंडरस्टूड? अब अफ्रीका के अंदर ये है। जब आप साउथ अमेरिका में आओगे तो साउथ अमेरिका में इक्वेटर के नीचे आपको एक ग्रासलैंड दिख रहा है जिसका नाम दिख रहा है लानोस। अफ्रीका में, सॉरी, साउथ अमेरिका में नीचे की तरफ जाओगे तो यहां पर है कैंपोस। तो यानी लानोस और कैंपोस क्या है? ग्रासलैंड है। कहां मिलेगा? साउथ अमेरिका में। अब आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पास भी यहां पर आपको सेंटर के अंदर, ऑस्ट्रेलिया का ना तो पूर्व ना पश्चिम, बिल्कुल सेंटर, सेंटर में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है? ग्रासलैंड। तो बताइए पूरी दुनिया में ये ग्रासलैंड आपको कहां देखने को मिल रहे हैं? इस क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं जो आपका रीजन है। अब समझिए, क्या ये ग्रासलैंड इंडिया में भी है? क्या सवाना ग्रासलैंड आपको इंडिया में भी देखने को मिलेगा? देखिए यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है,
जो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात की बात करें, गुजरात में भी सर ये मुझे देखने को मिलेगा, और इसको यहाँ पर नाम दिया गया है बन्नी ग्रासलैंड। मतलब सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि ये पूरी दुनिया में मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा। इक्वेटर के थोड़ा ऊपर, इक्वेटर के थोड़ा नीचे, लेकिन जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन गुजरात में देखने को मिलती है, वहां पर भी थोड़े से हिस्से में एक ग्रासलैंड देखने को मिलती है, बन्नी ग्रासलैंड। बन्नी ग्रासलैंड गुजरात, ये भी सवाना के रीजन में ही आता है, यह सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का ही हिस्सा आता है। अंडरस्टूड। ओके, यहां पर बेसिकली जब आप अफ्रीका में जाओगे तो इस रीजन को, यानी जो सूडान वाला रीजन है, इस रीजन को हम लोग नाम दे देते हैं साहेल रीजन आल्सो। कई बार अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे तो अफ्रीका के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, क्योंकि सूडान कोई हंसता खेलता देश तो है नहीं जहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिले, वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी भी बहुत होती है। तो समझ लीजिए कि कई बार न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ये दिखता है कि साहेल रीजन के अंदर, साहेल क्षेत्र में जो है गड़बड़ियां बड़ी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती हैं वो तो दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन इसे साहेल रीजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस फिगर से मुझे ये बात पता चल गई कि बेसिकली सवाना क्षेत्र कहाँ मिलेंगे सर, किसी भी कॉन्टिनेंट के ना तो पूर्व में मिलेंगे ना पश्चिम में मिलेंगे, सेंटर में मिलेंगे, सेंटर में मिलेंगे, या सेंटर में मिलेंगे। और इंडिया में बन्नी ग्रासलैंड, दैट इज द सवाना ग्रासलैंड। अंडरस्टूड। अफ्रीका में बकायदा पूर्व की तरफ आओगे तो जैसे कि केन्या हो गया, युगांडा होगा, तंजानिया होगा, है ना। केन्या होगा, युगांडा हो गया और तंजानिया हो गया। ये है। अब सर जैसे ही हम यहाँ आएंगे इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में ना मुझे कुछ ट्राइब्स भी देखने को मिलेंगे, जनजातियां। खासकर अफ्रीका की बात करो, अफ्रीका के अंदर जो मुझे ट्राइब्स देखने को मिलती है, उस ट्राइब्स का नाम है मसाई, और एक का नाम है हौसा, हौसा एंड एल्बो, मसाई एंड हौसा एंड एल्बो। यहां पर आओगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं ट्राइब्स की। ट्राइब कहाँ? अफ्रीका में। कौन सी ट्राइब है बेटा यहाँ पे? सर यहाँ जो मुझे ट्राइब देखने को मिलेगी वो है मसाई। मसाई कहाँ देखने को मिलेगा सर? मसाई की प्रेजेंस सबसे ज्यादा केन्या वाले रीजन में, केन्या में मसाई। जैसे ही मसाई पे आप आओगे, पहला ट्राइब तो आपको इन क्षेत्रों में, ट्राइब कहाँ की बात कर रहे हैं हम? अफ्रीका के। तो इस क्षेत्र में, केन्या वाले क्षेत्र में मुझे मसाई देखने को मिलेंगे, और दूसरा होता है हौसा एंड एल्बो। ये मुझे सर नाइजीरिया में देखने को मिलेंगे, नाइजीरियाई क्षेत्र में। तो ये दो ट्राइब्स जो है यहाँ बहुत फेमस है, लेकिन उनमें सबसे फेमस ट्राइब मसाई है। याद कीजिए हम लोग पढ़ रहे थे कोंगो बेसिन, कोंगो बेसिन के अंदर आपको एक ट्राइब्स मिलती थी जिसको हम कहते थे पिग्मी हॉग, पिग्मी, पिग्मी मतलब जो छोटे लोग हैं। जिस तरह से वो ट्राइब दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट ट्राइब थी, सबसे शॉर्टेस्ट पीपल थे, दुनिया के सबसे लॉन्गेस्ट पीपल जो हैं, जो हाइट जिनकी सबसे ज्यादा होती है, दुनिया के सबसे लंबे लोग मसाई, सबसे लंबे, सबसे लंबे। अगर आप मसाई की हाइट देखोगे, सबसे अच्छी बात ये बोर्ड की ये है कि यहां पर कोई भी चीजें हम फिगर के साथ देख सकते हैं। अरे मसाई बोला है यार। आप जो मसाई की हाइट जो देखेंगे, ये मसाई की हाइट जो है दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, लोगों की हाइट किसी भी ट्राइब्स के मुकाबले, किसी भी लोगों के मुकाबले 6 फीट के प्लस जो है इनकी हाइट होती है मसाई की। तो दे आर दी टॉलेस्ट पीपल ऑफ अर्थ, टॉलेस्ट।
तो जिस तरह से टॉलेस्ट मसाई है, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन से थे? शॉर्टेस्ट पिग्मी। ये ध्यान रख लेना। कहाँ मिलेंगे मसाई? मसाई मिलेंगे सर सवाना ग्रासलैंड्स के रीजन्स के अंदर, यानी केन्या वाले रीजन्स के अंदर मसाई मारा, बहुत फेमस रीजन है। ये मसाई का बेसिकली काम क्या है सर? दे आर दी नोमैडिक हर्डर्स। नोमैडिक हर्डर्स मतलब इनका जो जीवन होता है वो पशुओं व मवेशियों के साथ होता है। मवेशी यानी पशु, पशु वगैरह ये है जो है अपने साथ रखते हैं। ध्यान रख लीजिए कि जिस तरीके से हम लोग जो इन क्षेत्रों में रहते हैं शादी के अंदर पैसे का इस्तेमाल करते हैं, है ना, दहेज लेना देना वगैरह हम देख रहे होते हैं, लेकिन जो मसाई लोग होते हैं ये दहेज में पशुओं को लेते हैं। पशुओं को आदान प्रदान जो है मसाई का रोल है। मसाई लोग में वो व्यक्ति ज्यादा अमीर माना जाता है जिसके पास मवेशियों की संख्या ज्यादा होती है। जितने ज्यादा मवेशी वो उतना ही अमीर। तो यानी पशुओं का और मवेशियों का जो है इस्तेमाल ये सबसे ज्यादा करते हैं। फ्रेश ब्लड, खून, एक्चुअली ये लोग जो है खून पीते हैं। खून पीते हैं। ये जो पशु होते हैं डियर जी, पशुओं का ये खून निकालते हैं। पशुओं का ये खून निकालते हैं। इसका मतलब सर ये पशुओं को मार देते हैं? नहीं, पशुओं को मारते नहीं है। ये क्या करते हैं, जैसे कि मवेशी होती है, मवेशी का जो गर्दन होती है वहां पर बेसिकली एक पट्टा जैसा बांध दिया जाता है। पट्टा बांध करके क्या होता है, उसकी जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं। फूल जाते हैं तो क्या होता है, उसको पंक्चर किया जाता है किसी धारदार हथियार से। पंक्चर करने के बाद कोई उनके पास एक चमड़े की एक थैली होती है जिसमें वो ब्लड इकट्ठा किया जाता है। और ये समझ लीजिए जैसे सुबह उठते उठते हम लोग चाय पीते हैं, वो खून पीते हैं। तो ब्लड सकिंग लोग हैं ये, बेसिकली खून पीते हैं, यानी दे ड्रिंक ब्लड। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़िए। बाकी इनका कोई ज्यादा लेना देना नहीं होजा एल्बो का, बस ये देख लीजिए ये लोग नाइजीरिया में मिलते हैं। जिस तरीके से ये मसाई वाले जो हैं नोमैडिक हर्डर्स होते हैं, एक्चुअली ये कल्टीवेटर्स होते हैं। कल्टीवेटर्स मतलब ये लोग खेती करते हैं। ठीक है, क्योंकि सर ये पशुओं और मवेशियों के साथ रहते हैं। इसमें एक पशु बहुत फेमस है जिसको हम कहते हैं जेबू। जेबू को जो है इस्तेमाल दो हिस्सों में, दो चीजों में किया जाता है। जेबू का इस्तेमाल जो है ब्लड के लिए किया जाता है, साथ साथ में जेबू का इस्तेमाल जो है वो दूध के लिए किया जाता है। जेबू तो आपको एक अलग किस्म का ही जो है जीव मिलेगा, मतलब वो आपको ऐसा लगेगा जैसे बैल जैसा है, बट एक्चुअली में वो बैल नहीं होता। बैल जैसा दिखेगा, मतलब गाय और बैल की एक मिक्स प्रजाति होती है जिसे जेबू कहा जाता है। जेबू कहाँ होता है? जेबू मसाई लोगों के पास होता है। व्हाट इज जेबू? ये देखो जेबू, इसका जो हम्प होता है काफी बड़ा होता है। हम्प यानी ये जो पीछे का कुबड़ होता है ये काफी बड़ा होता है। लगेगा आपको ये सांड जैसा, लेकिन एक्चुअली में ये गाय है ना, जेबू गाय। इससे दूध भी निकलता है और इनके नसों को पंक्चर करके ब्लड भी निकाला जाता है। अपने एनसीआर में बहुत हैं, जेबू बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक की कहानी? जी सर, फ्रेश ब्लड लेते हैं सुबह सुबह में वगैरह वगैरह में। बढ़ेंगे आगे सर, अब हम चलेंगे कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। ये तो अफ्रीका के अंदर जो दो खास लोग हैं, जैसे कि मसाई हो गया, होजान एल्बो वगैरह वगैरह हो गया। अभी हमने वेजिटेशन नहीं किया है, वनस्पति पे बात नहीं किया है, ट्राइब्स पे बात की है। अब सीधे बात करते हैं हम लोग इस क्षेत्र में, आगे बढ़ेंगे कहाँ पे? साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका में जाओगे तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे। यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्लियर नहीं दिख रहा, स्क्रीन पे देख लेने दो मेरे को। देखो एक चीज तो साउथ अमेरिका में मुझे साफ दिख रही है कि यहाँ पर लानोस और कैंपोस नाम के दो ग्रासलैंड देखने को मिल रहे हैं। यस और नो? लानोस और कैंपोस की तरफ जब आप आओगे तो एक्चुअली में यहाँ पर आपको कई चीजें देखने को मिलेंगी। लानोस और कैंपोस, देखो क्या आपको यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा था? मतलब इस रीजन में लानोस और कैंपोस खास है, लेकिन एवरग्रीन फॉरेस्ट के हिसाब से क्या हमें
यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट, अमेजन एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिले थे। हाँ, ये जो हिस्सा है ये अमेजन फॉरेस्ट का है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो इसका मतलब है कि हम लोग सवाना नहीं पढ़ रहे, हम सवाना के साथ साथ कहां चले गए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर। तो यानी पहले लानोस, इनकी लोकेशन देखो कहां है, नॉर्थ की तरफ लानोस है, बीच में क्या है, अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो उससे नीचे आओगे तो क्या दिख रहा है, कैंपोस। कई बार अमेजन को हम लोग यहाँ पर लोकली किस नाम से जानते हैं, सेल्वास के नाम से। हो सकता है कि आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट ना दिखा करके सेल्वास दिखाया जाए तो समझ जाओ यही है अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो ये सेल्वास हो गया, ऊपर लानोस, नीचे सेल्वास, उसके नीचे कैंपोस। यस और नो। उसके नीचे आओगे तो यहां पर आपको एक रीजन दिखेगा जिसे कहते हैं ग्रांड चाको। ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है ग्रांड चाको। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है ग्रांड चाको की, ग्रांड चाको जो है दुनिया का सबसे बड़ा दलदलीय क्षेत्र है, सबसे बड़ा दलदलीय क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर आप गिरे तो बहुत कम संभावना है कि आप बाहर आ सकते हो। ये इतना दलदलीय है, विश्व का सबसे बड़ा दलदलीय क्षेत्र है ग्रांड चाको। और ग्रांड चाको से नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर आपको एक ग्रासलैंड देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं पंपास। तो इसका मतलब है कि जो पंपास है वो क्या है, पंपास भी सर एक ग्रासलैंड है, लेकिन ग्रासलैंड दो मिलते हैं। एक वो ग्रासलैंड जो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच मिलते हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो ग्रासलैंड है वो कौन सा है, वो लानोस है, वो कैंपोस है, सवाना है, बन्नी ग्रासलैंड है। लेकिन उसी तरीके से आप लोगों को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे, यानी ये हो गया टेम्परेट, टेम्परेट मतलब जो 30 से 60 के बीच में दिख रहा है, तो इसलिए टेम्परेट ग्रासलैंड, ग्रासलैंड ये भी है बट टेम्परेट। सर नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएगा क्या, बिल्कुल मिल जाएगा डियर प्रियंका जी। रोहनी मानसू झा के नाम से आप सर्च कर लीजिए मेरा नाम, आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखो ये हमने रीजन पढ़ लिया, अब सीधे मैप पे आते हैं, जो अभी यहाँ मैप देख रहे हैं। ये पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट कोशिश करते हैं। लानोस कहाँ है, ये देखो, ये लानोस है। लानोस से नीचे आओगे तो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट से नीचे की तरफ आओगे तो आपको पंपास कहाँ मिलेंगे, पंपास कटिंगास, बेसिकली इस रीजन्स में पंपास मिलते हैं, फिगर में यहाँ नहीं है। यहाँ पर आपको सॉरी कैंपोस कटिंगास मिलेगा, कैंपोस, कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं सोचो कि सर सिर्फ कैंपोस है, कैंपोस के साथ कटिंगा लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको ग्रांड चाको दिख रहा है, ये जो ग्रांड चाको है ये दुनिया का सबसे बड़ा दलदलीय क्षेत्र होता है। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको पंपास दिख रहा है, पंपास जो है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है, मतलब जो 30 से 60 के बीच में ग्रासलैंड मिलता है वो, ना कि ट्रॉपिकल। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ट्रॉपिकल, टेम्परेट नहीं। ये मैं सिर्फ आपको ज्योग्राफी बता रहा हूँ साउथ अमेरिका की। और इस ज्योग्राफी में जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक रिवर है अमेजन की तरफ आपको दिखेगा, जिसे मैं कहता हूँ ओरिनिको रिवर बेसिन्स।
जब आप इस क्षेत्र में आप आओगे, यानी साउथ अमेरिका वाले क्षेत्र में, बकायदा जो ये अमेजन रेन फॉरेस्ट दिख रहा है, यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पर एक रिवर दिखेगा जिसको नाम दिया गया है ओरिनिको रिवर बेसिन्स। जब आप ओरिनिको रिवर बेसिन्स पे आएंगे, जो कि किसके नजदीक है, ये वेनेजुला जो है उसके नजदीक है। वेनेजुला जो दुनिया में वन ऑफ द वेरी हाईएस्ट रिजर्व रखता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, यानी पूरी दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा रिजर्व अगर किसी देश में है तो इसी वेनेजुला के अंदर ही है, वेनेजुला। और इसी वेनेजुला में अगर आप ना देखोगे, अगर आपके पास मैप वगैरह है जो क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पर आपको ओरिनिको रिवर बेसिन दिखेगा। कौन सा रिवर बेसिन? ओरिनिको रिवर बेसिन। यानी यहाँ पर अमेजन ही सिर्फ नदी नहीं है, यहाँ पे एक ओरिनिको रिवर भी है, ओरिनिको रिवर। और क्योंकि डियर जी ओरिनिको रिवर है, ये कहाँ है कंट्री वाइज सर? ये वेनेजुला में। और वेनेजुला में जब आप जाओगे तो ये ओरिनिको देखो, हर नदी अपना पानी समुद्र में डालती है, तो उसका मतलब अमेजन ने भी अपना पानी समुद्र में डाला। उसी तरीके से जब आप इस ओरिनिको रिवर बेसिन पे चलेंगे तो वेनेजुला में यहाँ पर देखो ऊपर की तरफ एक लेक दिखेगा, उस लेक का नाम है मराकाइबो। लेक मराकाइबो कहाँ है? लेक मराकाइबो इज इन वेनेजुला, ओरिनिको रिवर बेसिन के नजदीक। क्लियर? वेरी गुड इवनिंग डियर नेहा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल वाटरफॉल्स, हाँ या ना? हाँ। तो ये जो ओरिनिको रिवर है, यही ओरिनिको रिवर बेसिन जो है, यहीं से पानी जो है बेटा वेनेजुला के अंदर नीचे की तरफ आता है, तो इससे एक वाटरफॉल्स बनता है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं एंजल वाटरफॉल्स। तो ये जो एंजल वाटरफॉल है, जिसे दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है, सबसे ऊंचा वाटरफॉल, लगभग 930 मीटर की ऊंचाई है इसकी अप्रोक्सीमेटली, यानी अगर राउंड ऑफ कर दो तो लगभग 1 किलोमीटर ऊंचा है। ये इतना ऊंचा है कि आधा पानी जो है बीच में ही खत्म हो जाता है। बीच में खत्म हो जाता है कैसे? एवोपोरेट हो जाता है, आधा पानी जो है बीच में एवोपोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, समझिए ये इतनी हाइट है। तो जैसे ही आपने साउथ अमेरिका पढ़ना शुरू किया तो सवाना ग्रासलैंड में आपको साउथ अमेरिका में दो चीज पढ़नी है, लानोस और कैंपोस। कैंपोस कटिंगास, काम खत्म। लेकिन ज्योग्राफी पे आ जाओ, जब ज्योग्राफी पे आ जाओ तो हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले कंट्री है वेनेजुला। वेनेजुला में यहाँ पर एक रिवर बेसिन है, ओरिनिको रिवर बेसिन। वेनेजुला में इसी नदी के ऊपर ऊपर की तरफ जाओगे वेनेजुला के साइड में तो बकायदा आपको लेक मराकाइबू दिखेगा। इसी रिवर के ऊपर दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलता है। हाइट इतनी ज्यादा है कि आधा पानी जो है यहाँ से उड़ जाता, नीचे आते आते जो है सारा पानी नहीं आता, मैक्सिमम पानी एवोपरेट हो जाता है रास्ते पे। तो ये इसी ओरिनिको रिवर बेसिन्स के अंदर है। कहानी क्लियर हो गई जी? बढ़ो आगे सर। उसके बाद जब आप इस क्षेत्र में आएंगे, खासकर अमेरिका वाले रीजन्स में, तो बकायदा सर यहाँ पर है ना एक एनिमल मिलता है। जब आप ये एंडीज वाले जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर एंडीज के वो हैं पर्वत हैं, तो एंडीज वाले क्षेत्र में आप आओगे तो ये क्षेत्र फेमस है किसके लिए? लामाज के लिए। लामाज क्या है सर? लामाज जो है साउथ अमेरिका में एक फेमस एनिमल है। ये समझ लीजिए इसका जो गर्दन है, गर्दन ऊंट जैसा दिखता है और जो नीचे का पीछे का जो हिस्सा है वो घोड़े जैसा दिखेगा। ठीक है, हिस्सा थर्ड एक गर्दन, ये वाला हिस्सा है गर्दन वाला, मतलब चेहरे वाला, ये हिस्सा आपको ऊंट जैसा दिखेगा, नीचे वाला जो हिस्सा दिखेगा वो आपको घोड़े जैसा दिखेगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ये लामाज का। तो लामाज आपको कहाँ मिलते हैं? इन्हीं एंडीज क्षेत्र में मिलते हैं। व्हाट इज लामाज? लामाज इज बेसिकली एन एनिमल, एक जानवर है बेसिकली जो इस क्षेत्र में मिलता है। ओके सर, यहाँ पर एक बहुत फेमस पेड़ मिलता है, मतलब इन क्षेत्र में जब आप आओगे, कौन से क्षेत्र में? सवाना ग्रासलैंड में। यहाँ पर मुझे एक पेड़ मिलेगा, दैट इज क्यूबराचो। यहाँ पर एक पेड़ मिलेगा बेटा क्यूबराचो। क्यूबराचो आप समझिए, यहाँ जो वेजिटेशन मिलती है वो काफी हार्डवुड होती है। यहाँ के जो पेड़ होते हैं बहुत कठोर होते हैं
बहुत ही कठोर हार्डवुड है सर। ये इतना ज्यादा हार्ड है, ये इतना ज्यादा हार्ड है कि जो कुल्हाड़ियां होती हैं, बकायदा कुल्हाड़ी से जब हम इन पेड़ को काटते हैं तो कुल्हाड़ी मतलब कुल्हाड़ी टूट जाती है। इसलिए इसे कहा जाता है एक्स ब्रेकर। एक्स मतलब कुल्हाड़ी। तो क्यूबराचो का मतलब क्या होता है? क्यूबराचो का मतलब होता है, क्यूबराचो ये कंट्री कौन सी है, ये कंट्री मतलब ये कॉन्टिनेंट कौन सा? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को आप लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, बोलो हाँ या ना? क्यों? क्योंकि लैटिन अमेरिका इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सर लैटिन लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी है लैटिन लैंग्वेज? पुर्तगीज, स्पेनिश। दीज आर द लैटिन लैंग्वेज। इसका मतलब ये वो क्षेत्र है जहां पर अलग अलग देशों में या तो स्पेनिश बोली जा रही होगी या फिर पुर्तगीज बोली जा रही होगी, इसलिए इसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। और उसी स्पेनिश लैंग्वेज में इसे कहा जाता है क्यूबरच्चो। क्यूबरच्चो का मतलब होता है एक्स ब्रेकर। तो यहां पर दो चीजें हैं आपको, लामाज और क्यूबरच्चो, इन दोनों को अगर हम लोग देखेंगे किस पे? ऑब्वियसली हमारे गूगल बाबा के ऊपर। तो सबसे पहले क्यूबरच्चो को समझते हैं। अगर क्यूबरच्चो को देखें, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, बेसिकली ये इंटरनल साइड है जो अंदर की तरफ है, रिंग जैसा आपको ये बनता हुआ दिख रहा है। दिस इज क्यूबरोचो। ये पेड़ है, हालांकि बहुत ज्यादा हाइट नहीं होगी, लेकिन हार्डवुड बहुत होते हैं, ये कठोर बहुत होते हैं, मतलब काटना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से कुल्हाड़ी जो है कट जाती है, इसलिए इसका नाम जो बना, मतलब स्थानीय नाम मिला इसे क्यूबरोचो। दिस इज द क्यूबरोचो। उसके बाद यहाँ पर मुझे मिलेंगे क्या? लामाज। तो लामाज को देख लेते हैं कैसे दिखेंगे वो आपको, लामोस। दिस इज लामाज, जो आपको साउथ अमेरिका में दिखेंगे। ठीक है, चलो वापस आ जाओ। सर जिस तरह से क्यूबरोचो काफी हार्डवुड है, इसी तरीके से बहुत लाइट ट्री है। देखो ये काफी भारी भी होगा प्लस ये कठोर भी होगा, लेकिन सवाल ये आ जाए कि सबसे हल्का ट्री, लाइटेस्ट ट्री, इन्हीं क्षेत्रों में आपको लाइटेस्ट ट्री मिलेगा। एंड द लाइटेस्ट ट्री इज बालसा। लाइटेस्ट ट्री इज बालसा। बिल्कुल देखा होगा डियर राजेश, डॉक्यूमेंट्रीज में लामाज आ ही जाते हैं, बिल्कुल देखा होगा, इसमें तो कोई तो राय नहीं है। ठीक है, तो वो लामाज काफी फेमस होते हैं साउथ अमेरिका में, वो बहुत दिखते हैं, बहुत फेमस होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को पूरी साउथ अमेरिका की ज्योग्राफी बता दी, हालांकि पूरी नहीं बताई, लेकिन साउथ अमेरिका की जो हमारे काम की जो ज्योग्राफी है वो समझ लिया, लानोस और कैंपोस के साथ साथ बाकी दूसरी चीजें। ठीक है, बढ़ो आगे। अब सर यहाँ पर वेजिटेशन यानी जो वनस्पतियां होती हैं वो कैसे मिलती हैं, मतलब किस तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे यहाँ पर मुझे देखने को? वेजिटेशन, वनस्पति। इन क्षेत्रों में जो वनस्पति मुझे देखने को मिलेगी वो मिलेगी टॉल ग्रासेस। टॉल ग्रासेस, वायरी ग्लासेस। वायरी, वायर क्यों बोलते हैं? जिस तरह से तार लोगे तो काफी उलझे हुए होते हैं, इसलिए ना यहाँ के जो ट्रंक्स वगैरह होते हैं वो काफी उलझे होते हैं। और इनकी जो कैनोपी होती है अम्ब्रेला शेप में होती है, अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज। बेसिकली इनको आप है ना पेड़ बोल देते हो, लेकिन ये पेड़ की कैटेगरी में नहीं आते। देखो ये पेड़ कुछ ऐसे होते हैं,
तो बकायदा ऊपर की जो कैनेपी आपको दिख रही है, ऐसा दिख रहा है जैसे अम्ब्रेला, आपने छतरी जो होते हैं ना, छतरी को खोलते हैं, तो ये छतरी को खोल दिया। ये इसे कह दो आप पेड़ जैसा, लेकिन एक्चुअली में पेड़ नहीं होते, ये होते ग्रास की कैटेगरी के ही हैं, ये घास की कैटेगरी में ही आते हैं, इसलिए ग्रासलैंड बोला गया। बेटा ये छतरी नुमा क्यों है? आपको ना एक तो ये छतरी नुमा दिखेगा, दूसरा ये कांटेदार में दिखेगा, छतरी नुमा, दूसरा ये कांटेदार मिलेगा, तीसरा इसके पेड़ पे, मतलब इन पेड़ों पे जो पत्तियां मिलेंगी, या तो आप ये कहोगे कि पत्तियां होती नहीं है, या फिर डियर जी आप ये कहोगे कि पत्तियां काफी छोटी होती है। पवन है, अगर पवन चलेगी ना तो पवन क्या गड़बड़ करेगी सर? जब पवन चलती है तो नीचे जो ट्रंक्स होंगे, जो तने होंगे, वो ट्रंक टूट सकते हैं, टूट सकते हैं। ट्रंक ना टूटे, वो तने ना टूटे, इसलिए नीचे ट्रंक होते ही नहीं है, इसलिए पेड़ सीधा खड़ा होकर के छतरीनुमा हो जाता है, ताकि पवन के दौरान जब विंड्स चलेंगे तो विंड्स चलने के दौरान जो पेड़ डैमेज होता है वो डैमेज ना हो पाए। अंडरस्टूड? इसलिए इनकी कैनोपी अम्ब्रेला शेप्ड हो जाती है, ताकि विंड से इनका बचाव हो सके। और बाकी ये जो पेड़ मिलेंगे छतरीनुमा करती, कांटेदार, पत्तियां या तो होती नहीं, अगर होई तो छोटी होती है, वो देख लेना। हालांकि एग्जामिनर पूछेगा नहीं, ये थोड़े से बड़े लेवल पे पूछ लिया जाता है कंसेप्ट बेसिस, लेकिन इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती है। सबसे पहली बात सर, इनकी पत्तियां कांटेदार क्यों होती है, मन में कांटे क्यों होते हैं? बेटा हम ऐसे क्षेत्र में हैं जहां पानी नहीं है, इसलिए यहाँ के जो पेड़ होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं काफी अंदर तक होती है, इनके जो रूट्स होते हैं डीप इनसाइड होते हैं, काफी अंदर होते हैं। क्यों? ताकि पानी की तलाश कर सके। बहुत अंदर है मतलब पानी की तलाश करने गए। और अगर पानी की तलाश में नीचे चले गए हैं, इसका मतलब पेड़ को पानी नहीं मिलता, और पेड़ में अगर पत्ते जितने बड़े होंगे, समझ लो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि पत्तों से पानी, जो नमी है वो बाहर निकलती है। अब जो आप बायोलॉजी वगैरह में पढ़ते होंगे, फाइलम और जाइलम, ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना, फाइलम और जाइलम, एक एनर्जी लेता है, एक एनर्जी देता है, बायोलॉजी में। वो साइंस का हिस्सा है, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो पत्ते बड़े होते हैं सर, नमी निकलती है, इसलिए पत्ते छोटे होते हैं। छोटे क्यों होते हैं? ताकि नमी ना निकल सके, ट्रांसपिरेशन ना हो सके। काफी छोटे होते हैं, नमी बनी रहे, इसलिए। कांटेदार क्यों होते हैं सर? यहां पर बड़े जीव मिलते हैं, मतलब यहां पर जो एनिमल्स मिलेंगे आपको, वेजिटेशन तो ठीक है, यहां पर जो हमें जानवर मिलेंगे वो बड़े जानवर मिलते हैं, बहुत खतरनाक जानवर मिलेंगे, डेफिनेटली बड़े जानवर होंगे। इस बड़े जानवरों में आपको यहां पर कौन कौन मिलेगा सर? एक तो जिराफ मिलेगा, ये मिलने वाला है। यहां पर आपको शेर मिलेंगे, यहां पर आपको टाइगर मिलेगा, बाघ। यहां पर टाइगर बाघ होता है क्या? अच्छा, लेपर्ड मिलेंगे, चीता, लायन, टाइगर, चीता, हाइना, जिसे लकड़बग्घा भी बोल देते हैं, नाम भी देखिए कितना खतरनाक है, लकड़बग्घा, हाइनास। ये जीव मिलेंगे, जिराफ, लायन, चीता, हाइना। यहां पर बकायदा आप लोगों को जेब्रा भी मिलेगा, ऑस्ट्रिच भी मिलेगा। ऑस्ट्रिच समझते हो? ऑस्ट्रिच जिसे आप शतुरमुर्ग बोलते हो, पक्षी होता है जो दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, तो शतुरमुर्ग। सफेद राइनो मतलब गैंडा, सफेद गैंडा। तो व्हाइट राइनो, ऑस्ट्रिच, जेब्रा, जिराफ वगैरह वगैरह। तो सर बेटा ये जो जिराफ है ना, इस जिराफ के साथ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये पेड़ का सबसे ऊपरी हिस्सा खाता है, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसका सबसे ऊपरी हिस्सा खाता है, मतलब पेड़ का सबसे ऊपर जो पत्ता है उधर सबसे पहले मुंह मारेगा ये।
इस वजह से इसकी गर्दन जो है वो लंबी होती जाती है। सीडीएस में एक सवाल आया था कि बताइए जिराफ की जो गर्दन है वो लंबी होती क्यों जा रही है। उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन क्या था कि जिराफ जो है पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से पर अटैक करता है, इस वजह से लगातार इसके एफर्ट की वजह से इसकी गर्दन जो है काफी लंबी होती जाती है। तो ये पेड़ अपनी पत्तियों को बचाने के लिए, ताकि वो पत्ती जो है जिराफ ना खा सके, इसलिए वो कांटे निकालता है। कांटे निकले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिराफ नहीं खाएगा, जिराफ फिर भी पत्तियों को खा ही लेता है। समझो इस बात को, जिराफ फिर भी इन पत्तियों को खा लेता है। जिराफ के हाइट का फायदा ये होता है कि ये दूर से शिकार भी देख लेता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर आपको बताया कि ये जो सवाना है ये बिग गेम कंट्री है। बिग गेम कंट्री क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर बहुत सारे जो जीव हैं वो मिलते हैं और एक न एक दूसरे को खा रहे होते हैं। जो भी राजेश इंग्लिश में समझो, हिंदी में मैं गड़बड़ कर जाता हूं थोड़ा सा। आप लायन कीजिए, टाइगर कीजिए, चीता कीजिए, और चीते के साथ आप इसे यहाँ पर बाघ, क्या बोलते हैं उसे, लेपर्ड। लो, चीता इज डिफरेंट, लेपर्ड इज डिफरेंट, है ना। चलो लेपर्ड भी करो। लायन, टाइगर, लेपर्ड, चीता, लकड़बग्गा, जिराफ, शुतुरमुर्ग, सफेद गैंडा, जेब्रा, वो यहाँ पर आपको बहुत मिलेंगे। इसलिए तो ये बिग गेम कंट्री। आप देखो टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, सोच के देखो टॉप लेवल के प्रेडेटर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? खाना बहुत है, बहुत ज्यादा खाना अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है जी। तो वेजिटेशंस के साथ साथ हमने एनिमल्स की जो कहानी है वो भी पढ़ ली है। ओके, अब यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर अम्ब्रेला शेप्ड पौधे मिलते हैं, बहुत ही बड़ी ग्रासेस मिलते हैं, बंची ग्रासेस मिलते हैं, जैसे टॉल ग्रासेस होते हैं। तो सर टॉल ग्रासेस कौन से होते हैं? एलिफेंट ग्रासेस। कौन सा टॉल ग्रासेस? नाम बताइए। एलिफेंट ग्रासेस। बताइए एलिफेंट ग्रासेस आपको कहाँ मिलेंगे? एलिफेंट ग्रासेस मुझे सवाना के रीजन्स में मिलेंगे, सवाना ग्रासलैंड्स में मिलेंगे। अम्ब्रेला शेप्ड जो पेड़ होते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे? अम्ब्रेला शेप्ड जो पेड़ हैं वो मुझे मिलेंगे सवाना के क्षेत्र में। अम्ब्रेला शेप्ड क्यों? अब वो क्यों आंसर मैंने आपको दे दिया है। अरे अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज है भाई। फिगर देखो, इस फिगर में आपको जो पेड़ दिख रहा है ये है अम्ब्रेला शेप्ड ट्रीज। बेसिकली ग्रास के कैटेगरी में ही आता है। ये तने अगर आप देखोगे, इनके जो ट्रंक्स देखोगे तो नीचे नहीं है, इनके ट्रंक्स ऊपर हैं। क्यों? क्योंकि सर नीचे पवन बहुत तेज बहती है, पवन अगर बहुत तेज होती है तो टूटने का खतरा होता है, इसलिए पेड़ ने उस हिसाब से अपनी एडेप्टेबिलिटी बना रखी है, इसलिए छतरी नुमा है। इनके पत्तियों की जो हाइट है वो बहुत ऊपर होती है। इसका मतलब ये पत्तियां कोई नॉर्मल जीव जो है, नॉर्मल जानवर नहीं खा सकता, इसको सिर्फ जिराफ ही खा सकता है। पत्तियां बहुत छोटी छोटी हैं, कांटेदार भी हैं, पत्तियां बहुत छोटी छोटी है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं हो सकता। इसकी जो जड़ होती है वो काफी अंदर तक समाती है, बहुत अंदर तक ये जड़ मिलेगी। क्यों? क्योंकि सर इन जड़ों को पानी की तलाश होती है। जब पेड़ को पानी मिल ही बहुत कम रहा है तो साफ है कि ऊपर के हिस्से में भी फर्क जो है उसी हिसाब से आएगा। यस और नो? सर यहाँ पर जो घास होती है, देखो घास तो हमने पढ़ लिया, घास है। यहाँ का टेम्परेचर बताओ कैसा होगा? सर टेम्परेचर डेफिनेटली यहाँ ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो ग्रासेस हैं, ये ग्रासेस क्या हो चुके होंगे? ड्राई हो चुके होंगे। और कई बार क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ड्राई ग्रासेस होता है, और ये जब एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हैं तो सर ये जल उठते हैं। और जब ये जल उठते हैं तो ये समझ लीजिए कि लगभग हर साल इंग्लैंड के बराबर घास भूमि खत्म हो जाती। ठीक
ठीक है। और इंग्लैंड के बराबर की घास भूमि खत्म हो रही है, इसका मतलब है एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम डैमेज होता है। लेकिन देखिए इसका फायदा होता है, फायदा क्या होता है, एक फायदा ये होता है कि एक तो रीग्रो कर जाएंगे, घास लग गई, वेजिटेशन खत्म हो गया, इसका मतलब है कि दूसरी वेजिटेशंस को वापस रीग्रो होने के लिए स्पेस मिल जाएगा। दूसरा फायदा ये होता है कि याद कीजिए हम स्पीसीज पढ़ रहे थे, तो स्पीसीज में वो प्रजातियां जो बाहर से आती हैं, जिसे हम लोग इन्वेसिव एलियन स्पीसीज कहते हैं, जब वो प्रजातियां बाहर से जो यहाँ आई हैं, ये आग लगने के साथ वो इन्वेसिव स्पीशीज भी खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो सर ग्रासलैंड पे जीव रहते हैं, जो छोटे छोटे जीव रहते हैं, वो इस आग लगने के साथ यहाँ पर मर जाते हैं, बेसिकली भुन जाते हैं। और जब भुन जाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, जब आग लगी तो जानवर मरे तो यहाँ एक जीव आता है, जीव तो क्या कहेंगे, एक पक्षी आता है। उस पक्षी का नाम मैं थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे मिल सकता है कि नहीं बोल सकता। स्पून बिल बोलते हैं उसे, स्पून बिल ऐसा कुछ करके, स्पून बिल बर्ड्स होता है। मुझे वो मिल नहीं रहा है, कुछ स्पून बिल करके एक पक्षी होता है, हालांकि वो अपने काम का नहीं है, लेकिन जैसे ही आग लगी, आग लगने के साथ जो जीव होते हैं सर, जब वो मर जाते हैं तो उनका भुना हुआ मांस जो है वो खाने के लिए वो भी आता। तो आप देखिए इकोसिस्टम कितना बेहतरीन है। मतलब आग लगती है, नेचुरल नेचुरल आग लगती है, मतलब इसको लगाया नहीं है। क्यों? ग्रासेस ड्राई हैं, टेम्परेचर हाई है, इसलिए फ्रिक्शन से सर आग पकड़ जाते हैं। आग पकड़ जाते हैं तो बहुत बड़ा, जो इंग्लैंड जितने साइज का ग्रासलैंड हर साल खत्म हो जाता। तो बताइए वो हिस्सा कौन सा है जहां लगभग हर साल जो है आग लगती है? सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड के अंदर जो है हर साल, सवाना या सुडान ग्रासलैंड जो है वहां पर हर साल आग लगती है। हर साल आग लग रही है, इससे क्या होता है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो बाहर से आए हुए खतरे वाले जो प्रजातियां होती हैं वो भी खत्म हो जाता है, और घास को उगने के लिए फिर से स्पेस मिल जाता। तो ये एक फायदा है। नुकसान क्या है, एक बहुत बड़ी ग्रासलैंड जो है वो खत्म हो जाती है, उगने में समय लगेगा, तो ये जो है वो नुकसानदायक होता है। तो यानी इसके बेनिफिट्स आप लोगों ने देख लिए। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर एनिमल लाइफ जो है वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेशन जो है वो हम लोगों ने समझ लिया। वाइल्ड फॉरेस्ट जो फायर है वो यहाँ पर बहुत होते हैं, है ना। कहाँ है? जब हमने पढ़ा था इंग्लैंड के बराबर, तो आप ये कह सकते हैं वाइल्ड फॉरेस्ट फायर्स। ये आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहां एग्रीकल्चर होगा क्या? इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर होगा? सोच के देखो, मतलब मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है, सोचो क्या इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर होगा? द आंसर इज नो। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सर बारिश ही नहीं होती। जब बारिश होती ही नहीं है तो खेती यहां पर होगी ही नहीं, है कि नहीं? दूसरा, सर जो ये साहेल रीजन है, साहेल, सवाना या सुडान, ये क्षेत्र जो है समय के साथ कहां जा रहा है? समय के साथ ये डिजर्ट्स बनता जा रहा है। जो सहारा जंगल है, ये सहारा जंगल फैलते, सॉरी जंगल कह रहा हूं, सहारा मरुस्थल जो है समय के साथ फैलता जा रहा है। ठीक है, तो बकायदा सहारा ने जो सवाना या सुडान टाइप के जो रीजन है, इस रीजन को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। तो अगर इसका कदम नहीं उठाया गया
तो डेफिनेटली ये अफ्रीका को डिजर्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन क्या पूरी दुनिया ने इसका कदम उठाया? हाँ, पूरी दुनिया ने सर कदम उठाया है कि हम सहारा को एक्सपेंड ना होने दें। हमने क्या किया है, यानी अफ्रीका ने क्या किया है, जहां पर सहारा मरुस्थल खत्म होता है वहां पर हम एक पूरी की पूरी एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। किसकी दीवार खड़ी कर रहे हैं? ट्री की, ग्रेट वॉल रीजन। यहाँ पर हम पूरी की पूरी एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। किसकी? पेड़ की। पेड़ की दीवार खड़ी क्यों कर रहे हैं? ताकि डिजर्ट्स जो है नीचे की तरफ ना आ सके। तो ग्रेट वॉल इनिशिएटिव, ग्रेट वॉल इनिशिएटिव क्या है सर? यहाँ पर बिलियन मिलियन मिलियन बिलियन पेड़ उगाने हैं ताकि डिजर्ट नीचे की तरफ ना आ सके। तो स्टेप उठाया जा रहे। ठीक है, चलो। तो एनिमल्स देख लिया बच्चे, एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है ना। और जानवरों को आप है ना यहाँ चरा नहीं सकते। देखो एग्रीकल्चर करोगे तो सीधी सी बात है जानवर आएंगे। जानवर मतलब जो आपके जैसे गाय होंगे, भैंस होंगे, बकरियां, काइंड ऑफ। इनको क्या चाहिए? इनको घास चाहिए। घास कैसा चाहिए? सॉफ्ट या हार्ड? इनको सॉफ्ट ग्रास चाहिए। तो बकायदा यहाँ पर इस क्षेत्र में सॉफ्ट ग्रास नहीं मिलता, ग्रास हार्ड होते हैं। पानी नहीं है तो सॉफ्ट कैसे होगा? तो ग्रास हार्ड होते हैं। इसलिए जो आप जानवर पालोगे उस जानवर के लिए बकायदा वो ग्रास नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है। खत्म हो गया। ओ, आप क्या जा रहे हैं? बस 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 निकल रहा हूँ। तो यहाँ पर पानी की कमी है, सॉफ्ट ग्रास नहीं है। सॉफ्ट ग्रास नहीं है तो जो कैटल हम घर में पालते हैं पशु, उन कैटल्स के लिए वो खाना नहीं हो पाता। ये है कहानी डियर जी आपके किसकी? सवाना ग्रासलैंड की। यहाँ तक कि मैं कहानी खत्म कर चुका हूँ। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का डाउट है तो आप सवाल कर सकते हैं। सवाना ग्रासलैंड एक्चुअली में थोड़ा टाइम ले लेता है। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो हम लोग किस पे बात करेंगे? सवाना हो गया, तो सवाना के आगे हम जब चलेंगे डिजर्ट पे बात करेंगे, है ना। तो सवाना, डिजर्ट नहीं, अभी तो रहता है सवाना के बाद क्या रहता है? अल्पाइन रहता है, मर्ग रहता है, वो वाला टॉपिक रहते हैं। तो स्टेप ही रहता है, उसको हम लोग करेंगे, फिर डिजर्ट्स पे आएंगे। चलो यहाँ तक फटाफट किसी को डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं? चलो, तो फिर मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद यानी नेक्स्ट सेशंस में। तब तक